सर्वप्रथम मैं धुलकोट को पावन धरा को नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ यहाँ पर जन्मे महापुरुष महामानव टंट्या भील को, बिरसा मुंडा जी को, भीमा नायक, खाजा नायक, और अभी हाल ही में शहीद हुए हमारे बड़े भाई राजाराम आस्कर को, शहीद को नमन करता हूँ। और मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि जिस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और जिस लड़ाई को आगे तक ले जाना है, उस लड़ाई को लड़ने के लिए थोड़ी देर और बैठ जाइए, क्योंकि संघर्ष बहुत लंबा है और इस संघर्ष में काफी समय लगेगा। आज तो एक ही दिन का कार्यक्रम है, फिर भी आप यहाँ बैठ नहीं पा रहे, उठ के जा रहे हैं, बड़ा दुख का विषय है। हमको लगातार लड़ना है, जैसा कि मणिपुर में 2 महीने से आदिवासी लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कितने महीने से? 2 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपनी जगह से हिले नहीं है। लेकिन आप एक दिन में, एक ही दिन के कार्यक्रम में उठ के जा रहे हैं, कैसे समाज को सुधार कर रहे हैं? थोड़ा सा बैठ जाइए। मेरा सभी साथियों से निवेदन है, जितने भी साथी खड़े हैं कृपया करके बैठ जाइए, थोड़ी देर और बैठ जाइए, फिर अपने अपने घर जाना है, सो जाना है। मैं काफी कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंत में मौका मिला और मेरे से पूर्व वक्ता भाई विलेश खराड़े जी ने, सीमा दीदी ने, अभी हमारे फौजी भाई आए थे, उन्होंने बहुत दुख व्यक्त किया, उसके साथ साथ एक समाज को संदेश दिया। उन फौजी भाई को मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि उन्होंने छुट्टी के समय भी समाज के लिए समय निकालकर इस प्रकार से अपने उद्बोधन किए और एनर्जी पैदा की। जब शुरुआत हो रही थी तब रुम सिंह भाई जो पहले मंच पर आए थे, वो बता रहे थे, वो पढ़े लिखे थे, वो जेल गए हुए थे, वो बता रहे थे कि कानून कैसे बने, क्या हुआ। उसके बाद गुमान सिंह भाई आए जो पटेल साहब थे, मुझे तो उनको और ज्यादा सुनने की इच्छा हो रही थी। वो इसलिए क्योंकि हम लोग तो बोलते रहते, लेकिन हमको बुजुर्गों के जो उनका संघर्ष है, उनका इतिहास है, उसको सुनकर आगे बढ़ने की जरूरत है। आज हम लोग 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस का साप्ताहिक कार्यक्रम मना रहे हैं और इस साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत जब आदिवासी संस्कृति बचाने की बात कर रहे हैं, आदिवासी अधिकारों को बचाने की बात कर रहे हैं, हम लोगों को समझना होगा कि इस देश में रहने वाले 8% आदिवासी इस देश के मूल मालिक हैं और दूसरे लोग इमिग्रेंट लोग हैं। वो आदिवासी बनना चाहते हैं और हमारा आदिवासी गैर आदिवासी की संस्कृति को अपना रहा है। भैया, आदिवासी बनने के लिए आदिवासी माँ के पेट से जन्म लेना पड़ता है, तब आदिवासी बनता है। किसी सर्टिफिकेट में लिख देने से आदिवासी नहीं होता। तो वो लोग हम लोगों को दूसरी संस्कृति में ढाल रहे हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस है तो थोड़ा संस्कृति की बात कर लेते हैं, क्योंकि संविधान की बात विलेश भाई ने कर दी है, तो बार बार दोहराने से कोई मतलब नहीं है। और जिस संस्कृति की हम लोग बात कर रहे हैं, वो संस्कृति ऐसी संस्कृति है जब वैज्ञानिक पैदा नहीं हुए थे, उससे भी पहले हमारा आदिवासी समाज के जो पुजारी थे, जो डाले थे, वो चांद को देखकर बता देते थे कि बारिश कितनी होगी। वो अंडे देखकर बता देते थे कितने महीने बारिश होगी। तब तो इनके रॉकेट भी नहीं आए थे, तब इनके रॉकेट भी नहीं देखे, अंतरिक्ष में ग्रह भी नहीं देखे थे। तब भी हमारे आदिवासी समाज के लोगों को पता था कि ये धरती किस दिशा में घूमती है, ये धरती किस दिशा में घूमती थी, हमारे पुरखों लोगों को पता था। इसलिए जब हमारे यहाँ पे शादी होती है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि उल्टे फेरे घुमाए जाते हैं, जिसको सीधा बोला जाता है, जिसको सीधा बोलते हैं। लेकिन ये लोग आए, इन लोगों ने क्या किया, उनको पता भी नहीं था कि धरती किधर घूमती किधर नहीं घूमती। उन्होंने घड़ी बना दी और ऐसे क्लॉकवाइज घुमाने लगे। और फिर हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग थे, जो शहरों में बसे तो उनकी संस्कृति को ले लिए, उनकी संस्कृति को ले लिए, फिर अपने घर में उन्हीं पंडों से पूजा करवाने लगे, शादी करवाने लगे। वो पंडित सीधे फेरे में शादी करवा के जाता, वो सीधे फेरे में शादी करवा के जाता। उसके बाद में मैंने तो 90% केस ऐसे देखे, 6 महीने बाद तलाक हो जाता। और जो हमारे आदिवासी समाज में अपने रीति रिवाज में, जहाँ पे काका की, काकी की, बुआ की, मौसी की, सबकी अपनी अपनी रीत होती है, उस रीत से शादी करने वाले जिंदगी भर साथ रहते हैं, कभी साथ नहीं छोड़ते।
ऐसी महान संस्कृति के लोग हैं हम लोग, ऐसी महान संस्कृति को बनाने वाले लोग हैं। उस संस्कृति में मानव को मानव समझा जाता था, मानवतावादी समाज के लोग थे हम लोग। लेकिन कुछ लोग आए, विलेश भाई ने कहा, कुछ आए, आटा मांगा, जमीन ले लिए। अब हम लोगों को जो अगली लड़ाई है वो संस्कृति को बचाने की लड़ाई है, और यूसीसी यानी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो एक समान नागरिक संहिता है, वो हमारा आदिवासी समाज का पहचान खत्म करने के लिए लाया जा रहा है। जिस दिन पहचान खत्म हो गया उस दिन आपका ये आरक्षण, आपका जो प्रतिनिधित्व है, नेता बनना, विधायक बनना, सांसद बनना, सब खत्म हो जाएगा। अभी मंच संचालन करता राजेश भाई कह रहे थे कि धुनकोट को अनुसूचित क्षेत्र से बाहर रखा गया है। हमारा विधायक हमारी बात नहीं करता है। वो बात क्यों करेगा तुम्हारी? क्योंकि उसका टिकट तो भोपाल से तुमने दिया गया। उसका टिकट भोपाल से हुआ तो भोपाल के लोगों की बात करेगा। जिस दिन हमारे समाज के लोग इस जाजम पर बैठकर हमारा नेता चुनना शुरू कर देंगे, हमारा प्रतिनिधित्व चुनना शुरू कर देंगे, उस दिन वो नेता आपकी बात सुनेगा, वो आपकी बात वहां पर करेगा। लेकिन हम उसको नहीं चुनते हैं। कमल के या कांग्रेस, बस दोनों ही पार्टी के लोग हमारे पे राज कर रहे हैं और कहते हैं कि वो हमारी बात करे, वो आपकी बात कभी नहीं करेगा। कमल और कांग्रेस के जो लोग हैं वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, वो एक दूसरे का शासन रोटेट करते रहते हैं, कभी ये तो कभी वो। लेकिन आज भी आदिवासियों की स्थिति सुधरी नहीं है। जिस दिन से 1949 में जब 47 में जब हम लोग कहते हैं कि देश आजाद हुआ, उसी आजादी के बाद आदिवासी लोगों को गुलाम बना दिया गया। नहीं तो उससे पहले किसी की मजाल थी कि आदिवासी क्षेत्र में घुस भी जाए। आदिवासी क्षेत्र में घुसने से पहले डरते थे, कांपते थे कि ये आदिवासी क्षेत्र है, 7 बजे के बाद नहीं जाना है। ये नेचुरल जो लाइट है, जो सूरज अंधेरा हो जाता, शाम हो जाती, उसके बाद आदिवासी क्षेत्रों में घुसते नहीं थे। लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई है कि वो दिन में भी हमारे क्षेत्र में घुसकर हमारी जमीनों को छीन रहे हैं, फिर भी हम लोग लड़ नहीं पा रहे। इसके लिए हमको शिक्षित होना पड़ेगा। और इसी के साथ आज ये भी कहा कि आज ग्राम सभा है, ये पारंपरिक ग्राम सभा है। यहाँ कई गांव के लोग बैठे हुए, सबके हस्ताक्षर हुए, और यही पारंपरिक ग्राम सभा जो है ये सबसे बड़ी ग्राम सभा है। इसलिए हमारे ढाले कहते आए हैं, न लोकसभा न विधानसभा सबसे ऊंची, न लोकसभा न विधानसभा सबसे ऊंची, और वही ग्राम सभा का निर्णय सर्वोपरि होता है। उस ग्राम सभा में लिया गया निर्णय यहाँ का सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कलेक्टर उसको नकार नहीं सकता। तो ऐसी ग्राम सभाओं का हम लोगों को निर्माण करना है, ताकि आने वाले समय में जब भी कलेक्टर आए और कहे कि ये हमारी जमीन है, उस टाइम पे आप बता देना कि तुम्हारे बाप की नहीं है, हमारे बाप की जमीन है। और इस जमीन को लाया कौन? ये जो हमारे पुरखा है, आपके धुनकोट के 20 किलोमीटर पास में जहाँ पर बड़दा एयर गांव है, वहाँ पर टंटा भील का जन्म हुआ। इन्हीं टंटा भील ने जब अंग्रेजों से और साहूकारों से लड़ाई लड़ी तो आपको 3,00,000 हेक्टेयर जमीन जो अंग्रेजों साहूकारों ने हमारे से कब्जे में ले रखी थी, उसको छुड़ाकर वापस आदिवासियों में बांट दिए। ऐसे महान क्रांतिकारी थे। इनके संघर्षों को याद करते हुए जमीन को बचाने की जरूरत है। जो जमीन 2006 से पहले, वन संरक्षण अधिनियम के पहले जो आदिवासियों के पास थी, वो जमीन वन फॉरेस्ट रिजर्व में चले गई। भाई कैसे चले गई? 2006 से पहले क्या तुम्हारा बाप पैदा हुआ था जो तुम्हारी जमीन थी? भाई हम लोगों को यही समझ नहीं है। जो जमीन हमारी थी, ये जंगल हमारा था। विलेश भाई ने पहले कह दिया, जो जमीन खाली पड़ी थी वो तो हमने हमारे जानवर चराने के लिए, तालाब बनाने के लिए रखी थी। उसको आप कहते हैं सरकारी जमीन है, वो सरकारी नहीं। इसीलिए ये नारा है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। तो जो जमीन सरकारी के नाम से बताई जाती है वो वास्तव में सरकारी जमीन नहीं है। इसी के ऊपर हमारे तमाम साथियों ने आरटीआई लगाया। कलेक्टर को पूछा कि अनुसूचित क्षेत्र में जो सरकारी जमीन बताई जाती है उसका मालिक कौन है, तो कलेक्टर जवाब ही नहीं देता है, क्योंकि उसको मालूम है उसका असली मालिक यहाँ का बैठा हुआ आदिवासी समाज। वो किसी एक की नहीं, वो पूरे गांव की ग्राम सभा की जमीन होती है। तो उस जमीन को बचाने के लिए हमको संघर्ष करना चाहिए, उस जमीन को हमेशा बचाना चाहिए। नेपाल नगर में जो हुआ वो षड्यंत्र था। यहाँ पर भारत देश में आदिवासियों की जमीन को छीनने के लिए विदेशों से काली बिल्लियां लाई गई थी। वो एक एक करके सब मर गई। अब उस जमीन का क्या करेंगे? उन्होंने टाइगर रिजर्व के नाम पे कई हेक्टेयर जमीन को
हमारे लोगों से छीनकर उसको पिंजरा बना दिया। अब उस पिंजरे में जो जानवर रखे थे वो मर गए। अब वो मर गए तो वहां पर वो लोग क्या करेंगे, वहां पर अपनी फैक्ट्रियां डालेंगे, अपने कारखाने डालेंगे और आप लोगों को वहां काम भी नहीं देंगे। तो इन चीजों को समझना पड़ेगा कि हम लोगों को हमारी जमीन को बचाने के लिए किस तरीके से काम करना है। और बाकी जो यहाँ के धुलकोड़ के साथी आयोजनकर्ता साथी हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि जो यहाँ के साथी है मैं बार बार देखता हूँ, मुझे 3 साल से बुला रहे हैं, शायद मैं कहीं न कहीं कार्यक्रम में बिजी हो जाता था, नहीं आ पाता था, इसके लिए आप सभी से माफी मांगता हूँ। लेकिन आज मेरी दिली इच्छा थी कि यहाँ आना है तो सुबह 8 बजे से पहुंच गया था। तो हम लोग बार बार कहते हैं कि देश में कहीं भी आदिवासी पर अन्याय अत्याचार शोषण हो तो कहीं का भी आदिवासी हो उसकी आवाज बुलंद होनी चाहिए, चाहे वो धार की बात हो, रतलाम की बात हो, खरगोन की बात हो, खंडवा की बात हो, चाहे आपके बुरहानपुर की बात हो। जब हम लोगों को ये भी पता चला कि नेपा नगर में किस तरीके से घर तोड़े गए, जब घर तोड़े गए तो वहां पे पुलिस वाले थे जो हमारे ही लोग थे वो ड्यूटियां कर रहे थे, उनका कहना था कि जेसीबी से ऐसे घर भी तोड़े गए। जब 2 महीने की बच्ची उस झूले में झूल रही थी, उस बच्ची को भी बाहर नहीं निकाला गया और वहां पर घर तोड़ दिया गया और बच्ची दब के मर गई। कई प्रेग्नेंट महिलाएं थी, गर्भवती महिलाएं थी, उनको ऐसे पिकअप में भर के ले जाया गया और पिकअप में दम तोड़ दिया। ऐसे हमारे समाज को मारा जा रहा है और उन जानवरों के लिए, उन शेर के लिए हमारी जमीन को खाली करवाया जा रहा है। भैया एक समय होता था जब उन शेरों को हम लोग पालतू जानवर बना के रखते थे और आज हमको आदिवासियों को पालतू जानवर बना जैसी स्थिति कर दी है, हमको मार रहे हैं और उनको बचा ले। ये सब षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को समझने की जरूरत है और इसको जब तक नहीं समझेंगे आने वाला समय बहुत खतरनाक है। ये जमीन पे तो हम लोगों की लड़ाई है, या आसमानी ताकतें जो विलेश भाई ने कहा, या आसमानी ताकतें भी हमारे लोगों को भूखमरी का एहसास करवा देगी। जिस दिन हमारे पास अन्न नहीं रहेगा हम लोग जिंदा कैसे बचेंगे, क्योंकि सबको अन्न चाहिए। ये लोग हमको लूटने और हमारा जमीन छीनने और साथ ही साथ हमको बर्बाद करने, क्योंकि उनको पता है कि एक भी आदिवासी का बच्चा अगर अंत तक जिंदा रह गया, एक आदिवासी का बच्चा सबको निपटा देगा। इतनी ताकत आदिवासियों में। जब टंटा बिल को पकड़ने के लिए पुलिस आती थी तो टंटा बिल कभी उनके पकड़ में नहीं आते थे, लेकिन टंटा बिल ने खुद ने कहा कि अगर मुझे पकड़ना है तो मेरे समाज के लोगों को आप सेना में भर्ती करो, तब मैं पकड़ में आऊंगा, तब जाके वो पकड़ में आएगा। तो ऐसे ही आज हमारे समाज के साथ हो रहा है कि जिसको हम नेता बनाते हैं वो हमारे समाज के लोगों को तोड़ने, काटने और हमारे समाज की जमीन छीनने में लग जाता है, हमको ही खत्म करने में लग जाता है। वो सोचता है कि मैं बच जाऊंगा। भैया सबसे आखिरी गोली आपको भी मारी जाएगी। आप उस चीज को समझिए, क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम किसी भी आदिवासी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन आदिवासियों में इतनी ताकत है, हमारे पुरखों का खून है, बिरसा मुंडा का खून है, टंटा बिल का खून है, जो कभी रुकता नहीं है कि जितनी भी ताकत लगा ले। हम लोग एक दिन इसी तरह अलग अलग जिले के लोग आकर एकत्रित हुए, पूरे देश के लोग एकत्रित होकर शरणार्थियों को उनके मादरे वतन जहाँ से ये आए वहां पर भेज देंगे और वो कर देंगे। लोगों को लगता है आदिवासी समाज अलग अलग है, टुकड़ों टुकड़ों में बट रहा है।